आज हम राजस्थान के लोक संगीत की दुनिया में एक बहुत ही गहरी छानबीन करने वाले हैं। हमारे सामने कुछ दस्तावेज हैं जो वहाँ के अद्भुत और अनोखे वाद्य यंत्रों के बारे में बहुत विस्तार से बताते हैं। बिल्कुल। तो हमारा आज का मिशन है इन वाद्य यंत्रों की परतों को एक एक करके खोलना, उनकी बनावट, उनके इस्तेमाल और सबसे जरूरी उनकी सांस्कृतिक आत्मा को समझना। और इन दस्तावेजों में एक बहुत अच्छी बात यह है कि इन्होंने वाद्य यंत्रों को उनकी प्रकृति के हिसाब से बांटा है। अच्छा? हाँ, 4 मुख्य श्रेणियों में तत्वाद्य यानी तार वाले, फिर शुशिर वाद्य यानी फूंक से बजने वाले, और फिर अवनद्य वाद्य जो चमड़े से मढ़े होते हैं, और घन वाद्य जो धातु से बने होते हैं। ठीक है। आज के जो दस्तावेज हैं वो पहले 2 प्रकारों पर ज्यादा गहराई से जानकारी देते हैं, तो हमारी चर्चा का केंद्र भी वही रहेंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर इसकी तह तक चलते हैं। शुरुआत करते हैं तत्वाद्य यंत्रों से। हाँ, तार वालों से, यानी वो जिनमें तार लगे होते हैं। पहला ही नाम है सारंगी, और ये नाम सुनते ही एक मीठी, दिल को छूने वाली धुन दिमाग में गूंजने लगती है। बिल्कुल। लेकिन इन दस्तावेजों में जो जानकारी मिली है वो कमाल की है। इसमें 2 प्रकार बताए गए हैं, सिंधी सारंगी और गुजरातन सारंगी। पर जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका रही है वो है तारों की संख्या। अच्छा, 27 तार। 27? हाँ, ये तो किसी मॉडर्न गिटार या वायलिन से भी ज्यादा जटिल लगता है। आपका चौंकना लाजमी है, और यही बात इस धारणा को तोड़ती है कि लोक संगीत हमेशा सरल होता है। सही बात है। 27 तारों का मतलब है कि इसे बजाने वाले कलाकार का कौशल कितना अविश्वसनीय होगा। हर तार का एक मकसद होता है। और दिलचस्प बात इसकी बनावट है, जो बताती है कि ये कितना देसी और जमीन से जुड़ा हुआ वाद्य है। जैसे कि ये सागवान या कैर की लकड़ी से बनती है, जो वहीं के जंगलों में मिलती है। और इसके तार, हाँ, ये किसी फैक्ट्री में नहीं बनते, बल्कि बकरे की आंत से तैयार होते हैं। बकरे की आंत से? मतलब सच में ये तो वाकई में हैरान करने वाली बात है। 100%। इसका मतलब है कि वाद्य की आवाज सीधे सीधे उस क्षेत्र के पर्यावरण और जीवन शैली से जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि इसे बजाने वाला गज, यानी जिस धनुष से इसे बजाते हैं ना, उसमें घोड़े की पूंछ के बालों का इस्तेमाल होता है। ये जैसलमेर की लंगा जाति का मुख्य वाद्य यंत्र है। तो मतलब लकड़ी, जानवर की आंत, घोड़े के बाल, ये पूरा का पूरा वाद्य यंत्र वहीं के इकोसिस्टम से जन्म लेता है। बिल्कुल। ये सिर्फ संगीत नहीं, उस धरती की आवाज है। तो एक तरफ हमारे पास ये 27 तारों वाली जटिल सारंगी है, लेकिन क्या लोक संगीत का मतलब हमेशा जटिलता ही होता है? शायद नहीं। और इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है अगला वाद्य, एक तारा। बिल्कुल सही विरोधाभास पकड़ा आपने। जैसा नाम से ही जाहिर है, एक तारा अपनी सादगी में ही सुंदर है। इसमें एक ही तार होता है। वैसे तो इसमें 2 तार होते हैं, पर इसका नाम एक तारा शायद इसके आध्यात्मिक भाव से जुड़ा है, जो एक यानी ईश्वर की तरफ इशारा करता है। और हमारे दस्तावेज इसका संबंध सीधे नारद जी से जोड़ते हैं। अच्छा, और इसे बजाने का तरीका भी शायद इसकी सादगी को दिखाता होगा। हाँ, इसे बजाने का तरीका भी अनूठा है। एक ही हाथ से उंगलियों से तारों पर टकराकर लय पैदा की जाती है। दूसरा हाथ अक्सर करताल जैसे किसी और वाद्य को बजाने के लिए आजाद होता है। इसका यह आध्यात्मिक जुड़ाव इसे सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि भक्ति और परंपरा का प्रतीक बना देता है। हाँ, बात और भी रोचक हो जाती है। कमायचा, हाँ, दस्तावेजों के मुताबिक यह सारंगी जैसा दिखता है, और खास तौर पर जैसलमेर, बाड़मेर में मांगणियार जाति का प्रमुख वाद्य है। बिल्कुल। और ये कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि इसके एक प्रमुख कलाकार का नाम भी दिया गया है, साकर खां। साकर खां। हाँ, साकर खां इस वाद्य के पर्याय बन चुके हैं। कमायचा की खासियत इसकी गोल तबली है, और ये भी सारंगी की तरह गज से बजाया जाता है। तो ये मांगणियार समुदाय के लिए बहुत खास हुआ। ये सिर्फ एक वाद्य नहीं, बल्कि उनकी पहचान और उनकी वंशावली का संरक्षक है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये कला और ये वाद्य आगे बढ़ता है, कहानियों और गीतों के साथ। इसी कड़ी में एक और नाम है जो बहुत आकर्षक लग रहा है, रावण हत्ता। इसका नाम ही पौराणिक कथाओं की तरफ ले जाता है। और इसकी बनावट भी उतनी ही अनूठी है। सोचिए, आधे कटे नारियल की कटोरी पर खाल मढ़कर बनाया जाता है। वाह। उस पर बांस का डंडा लगा होता है। इसमें 9 तार होते हैं, और इसे वायलिन की तरह गज से बजाया जाता है। अच्छा। कई संगीत विशेषज्ञ तो इसे वायलिन का पूर्वज भी मानते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। और इसका इस्तेमाल कौन करता है? इसका खास इस्तेमाल होता है पाबूजी की फड़ बांचते समय, भोपों द्वारा। हाँ, भोपों द्वारा। फड़ बांचने का मतलब है एक लंबे कपड़े पर बने चित्रों को दिखाकर कहानी सुनाना। तो रावण हत्था उस कहानी का एक तरह से साउंड ट्रैक बन जाता है।
तो मतलब संगीत और कहानियों का बहुत गहरा रिश्ता है। बिल्कुल, संगीत कहानियों को जिंदा रखता है। एक मिनट, यहाँ एक पैटर्न दिख रहा है मुझे। भोपे, फड़ बाँचना, अगला वाद्य है जंतर, और इसका इस्तेमाल भी बगड़ावतों के गुज्जर भोपे देवनारायण जी की फड़ बाँचते समय करते हैं। आपने बिल्कुल सही नक्श पकड़ी है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इन वाद्य यंत्रों का मुख्य काम सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि कहानी सुनाने की कला का एक जरूरी हिस्सा बनना है? बिल्कुल, ये वाद्य नैरेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये कहानी के भाव को उभारते हैं, चाहे वो वीरता हो, दुख हो या उत्सव। और जंतर की बनावट तो इसमें 2 तुम्बे होते हैं। हाँ, वीणा की तरह। पर सबसे हैरान करने वाली बात, जिस पर आपने शायद ध्यान दिया होगा, वो 22 पर्दे। हाँ, तुम्बे पर लगे 22 पर्दे, और वो भी मगरमच्छ की खाल के बने होते हैं। मेरा पहला सवाल तो यही है, मगरमच्छ ही क्यों? ये एक बेहतरीन सवाल है। क्या इसकी आवाज पर कोई खास असर पड़ता है या इसका कोई सांकेतिक महत्व है? देखिए, दस्तावेज इसका तकनीकी कारण तो नहीं बताते, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं। मगरमच्छ की खाल बहुत मजबूत और मोटी होती है, जो शायद एक खास तरह की गूंज पैदा करती हो। अच्छा। और दूसरा, इसका एक सांकेतिक महत्व भी हो सकता है, जो देवनारायण जी की कथाओं में शक्ति और वीरता के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल होता हो। वाकई, हर वाद्य के पीछे कितनी गहरी सोच है। सूची में आगे रवाज और तंबूरा का भी नाम है। हाँ, ये थोड़े कम जाने पहचाने लगते हैं, पर ये भी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। रवाज, जो बनावट में कमायचा जैसा है, उसमें 12 तार होते हैं, पर इसे गज से नहीं बल्कि उंगलियों के नाखूनों से टकराकर बजाया जाता है। अच्छा, तो आवाज अलग होती होगी। बिल्कुल। और फिर है तंबूरा, जिसे चौतारा भी कहते हैं क्योंकि इसमें 4 तार होते हैं। हाँ, ये मुख्य रूप से लय और एक ड्रोन साउंड देने का काम करता है, खासकर भजनों में। कावड़ जाति के लोग बाबा रामदेव के भजन गाते समय इसे बहुत इस्तेमाल करते हैं। और एक है भपंग। इसका जिक्र आते ही मेवात क्षेत्र और जहूर खां मेवाती का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। बिल्कुल। भपंग की बनावट भी मजेदार है। ये डमरू जैसा दिखता है, जो सूखे हुए तुम्बे से बनता है। इसके बीच में से एक तार गुजरता है, जिसे एक हाथ से खींचकर तनाव कम ज्यादा किया जाता है और दूसरे हाथ से उस पर चोट की जाती है। इससे वो गुप गुप जैसी एक अनूठी आवाज निकलती है ना? हाँ, और यह हास्य और व्यंग्य की प्रस्तुतियों में बहुत लोकप्रिय है। सूची के अंत में चिकारा और मोहन वीणा है। चिकारा तो शायद सारंगी परिवार का ही सदस्य लगता है। हाँ, चिकारा भी सारंगी जैसा ही है, लेकिन मोहन वीणा बहुत खास है। वो क्यों? क्योंकि यह एक आधुनिक आविष्कार है। इसे पद्म भूषण से सम्मानित पंडित विश्व मोहन भट्ट ने सरोद, सितार और गिटार को मिलाकर बनाया है। अरे वाह! ये जिंदा है और विकसित हो रही है। तो तत्वाद्यों की इस यात्रा से एक बात तो साफ है कि 27 तार वाली जटिल सारंगी से लेकर 2 तार वाले सरल एकतारा तक एक विशाल विविधता है। और हर वाद्य किसी खास समुदाय, किसी खास क्षेत्र और किसी खास कहानी से गहराई से जुड़ा है। ये सिर्फ संगीत नहीं, ये राजस्थान की पहचान का एक हिस्सा है। बिल्कुल सही कहा। हर वाद्य के पीछे एक पूरा इकोसिस्टम है, उसे बनाने वाले, उसे बजाने वाले और उसे सुनने वाले, और ये सब कुछ वहीं की धरती से उपजा है। तो हमने देखा कि कैसे तारों से, घोड़े के बालों से और नारियल से संगीत पैदा हो रहा है। लेकिन संगीत पैदा करने का एक और तरीका है जो इंसान के सबसे करीब है। हमारी अपनी सांस। हाँ, हमारी अपनी सांस। और यहीं से हम सुशीर वाद्यों की दुनिया में कदम रखते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत ट्रांजिशन है। सुशीर वाद्य यानी फूंक से बजने वाले वाद्य, और इस श्रेणी में सबसे पहला और शायद सबसे प्रसिद्ध नाम है बांसुरी। इसके बारे में दस्तावेज बताते हैं कि इसमें 7 छेद होते हैं, जिनमें से 6 स्वर निकालने के काम आते हैं और एक फूंक मारने के लिए। और महान वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जिक्र भी है, जो ये दिखाता है कि कैसे एक लोकवाद्य अपनी सीमाओं को लांघकर शास्त्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंच सकता है। बिल्कुल। और बांसुरी की सादगी के बाद आता है अलगोजा, जो अपने आप में एक अनोखी और मुश्किल कला है। अच्छा। ये 2 छोटी बांसुरियों का एक जोड़ा होता है। कलाकार इन्हें एक साथ मुंह में रखकर बजाता है। एक साथ? हाँ। एक बांसुरी से एक स्थिर मधुर ध्वनि निकलती रहती है, जिसे ड्रोन कहते हैं, और दूसरे से मुख्य धुन निकाली जाती है। मतलब एक ही इंसान एक ही समय में 2 बांसुरी बजा रहा है और दोनों का काम अलग अलग है। जी। इसके लिए तो गजब का नियंत्रण और अभ्यास चाहिए होगा। कलाकार तगाराम भील का नाम इससे खास तौर पर जुड़ा है। ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। सांस का नियंत्रण कमाल का होना चाहिए। और शहनाई,
जिसे नफीरी भी कहते हैं। दस्तावेज इसे सुशीर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे सुरीला बताते हैं। इसकी आकृति चिलम जैसी होती है और इसमें 8 छेद होते हैं। यहाँ स्रोतों में 2 बड़े नाम दिए गए हैं जो इसकी अहमियत को दिखाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिन्हें कौन नहीं जानता, और फिर जयपुर के चांद मोहम्मद खां, जिन्हें राजस्थान का बिस्मिल्लाह भी कहा जाता है। वाह, ये तुलनाएं उनके दर्जे को बयां करती है। बिल्कुल, शहनाई मांगलिक अवसरों का प्रतीक है, चाहे वो शादी हो या कोई उत्सव। आगे कुछ और दिलचस्प नाम है। सतारा, जो अलगोजा, बांसुरी और शहनाई का मिला-जुला रूप है। फिर बीन या पुंगी, जो सपेरों का खास वाद्य है और कालबेलिया जाति की पहचान बन चुका है। और एक है मशक। इसका विवरण बहुत मजेदार है। हाँ, मशक चमड़े का बना एक वाद्य है जिसमें हवा भरकर कांख में दबाकर बजाया जाता है। हवा के दबाव से इसमें लगी नलियों से संगीत निकलता है। तो ये राजस्थान का अपना देसी बैकपाइप हुआ, कह सकते हैं। कल्पना कीजिए, धोती पहने कोई भैरोजी का भोपा इसे बजा रहा हो और दूसरी तरफ स्कॉटलैंड में कोई किल्ट पहने। संगीत वाकई दुनिया को जोड़ता है। बहुत बढ़िया तुलना है। और इसी तरह एक बहुत ही छोटा लेकिन आकर्षक वाद्य है मोरचंग। हाँ, यह लोहे का बना होता है और इसे होठों के बीच रखकर बजाया जाता है। इसमें एक पतली सी पत्ती होती है जिसे उंगली से छेड़ने पर बहुत ही अलग, लगभग इलेक्ट्रॉनिक जैसी आवाज पैदा होती है। और एक पीतल का बना बिगुल जैसा दिखने वाला बांकिया भी है। लेकिन यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। दस्तावेज में एक वाद्य का जिक्र है, नड़। हाँ, इसे मरु प्रदेश का अत्यंत दुर्लभ वाद्य बताया गया है। अत्यंत दुर्लभ शब्द का इस्तेमाल ही बताता है कि ये कितना खास है। ये कॉन्कॉर की 1 मीटर लंबी खोखली लकड़ी से बनता है। 1 मीटर लंबी? हाँ, और इसे बजाने का तरीका भी बहुत अलग है। इसे बांसुरी की तरह मुंह पर सीधा नहीं बल्कि टेढ़ा रखकर बजाया जाता है। अच्छा। और होंठों से नहीं बल्कि गले से स्वर निकाले जाते हैं। गले से? ये तो सुनने में यह संभव लग रहा है। मतलब कलाकार अपनी वोकल कॉर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है वाद्य के साथ। कुछ वैसा ही। ये एक बहुत ही प्राचीन और जटिल तकनीक है। इसके प्रमुख कलाकार के तौर पे कर्णाभील का नाम दिया गया है, जो इस दुर्लभ कला को जिंदा रखे हुए हैं। वाह। नड़ की आवाज को रेगिस्तान की आवाज कहा जाता है, सूनी, गहरी और थोड़ी उदास। वाकई, ये तो संगीत से कहीं ज्यादा ये उस पूरे लैंडस्केप को आवाज देना है। अंत में मुरला और सिंगी का भी जिक्र है। हाँ, मुरला पुंगी का ही एक परिष्कृत रूप है और सिंगी या सिंगा, जो पीतल का बना धनुषाकार वाद्य है, ये अक्सर साधु संन्यासियों और योगियों के पास मिलता है। ये दिखाता है कि संगीत कैसे जीवन के हर पहलू से जुड़ा है, चाहे वो मांगलिक अवसर हों, लोक कथाएं हों या फिर। समझने के लिए 2 हिस्सों में बांटा है। हाँ, पहला है अवनद्ध वाद्य, यानी वो यंत्र जिनमें जान फूंकी जाती है एक खींची हुई खाल के कंपन से, और दूसरा है घन वाद्य, जिनकी आत्मा खुद उस धातु में है जिससे वो बने हैं, चोट पड़ने पर गूंज उठते हैं। तो चलिए खाल से पैदा होने वाली धुनों से शुरू करते हैं। बिल्कुल। अवनद्ध श्रेणी में जो पहला नाम हमारे सामने आता है वो काफी वजनी है, पखावज। इसे मृदंग भी कहा जाता है। स्रोत बताते हैं कि ये सुपारी या फिर वट वृक्ष की लकड़ी को खोखला करके बनाया जाता है। देखने में हाँ कुछ ढोलक जैसा। सुपारी या वट वृक्ष की लकड़ी, ये कोई खास वजह से चुने जाते होंगे? मेरा मतलब है, क्या इनकी लकड़ी की जो सघनता है या जो गूंज है उसमें कुछ खास बात है जो पखावज की वो गहरी दमदार आवाज पैदा करती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत इस तकनीकी गहराई में तो नहीं जाते, पर हाँ अंदाजा यही कहता है कि इन लकड़ियों का घनत्व और रेशे जो हैं वो ध्वनि को एक खास तरह की गहराई और स्थिरता देते हैं। और यहाँ एक दिलचस्प बात और भी है। स्रोत इसके कलाकारों का भी जिक्र करते हैं, पंडित पुरुषोत्तम दास जी और मंगलाराम भील। ये नाम हमें बताते हैं कि पखावज सिर्फ लोक संगीत का हिस्सा नहीं है, इसने शास्त्रीय संगीत के मंच पर भी अपनी एक सम्मानित जगह बनाई है। तो पखावज एक कला से तराशी हुई सख्त लकड़ी से बना एक शास्त्रीय साज है, लेकिन क्या हर वाद्य यंत्र इतनी ही मेहनत और सख्त चीजों से बनता है? स्रोत हमें एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जाते हैं, मांदल की ओर। और ये एक कमाल का विरोधाभास है ना, जहां पखावज सख्त लकड़ी से बनता है, वहीं मांदल उसी मिट्टी से बनता है जिस पर राजस्थान के लोग चलते हैं। स्रोत खास तौर पर मोलेला गांव का जिक्र करते हैं, जो इस मिट्टी के वाद्य को बनाने के लिए मशहूर है। ये कला और जमीन के बीच एक अटूट रिश्ते को दिखाता है। 1 मिनट, मिट्टी का ढोल, ये तो कमाल है। मेरे दिमाग में तो पहला सवाल यही आता है कि बारिश के मौसम में इसका क्या होता होगा।
क्या इसे बचाने के लिए इसकी देखभाल का कोई खास तरीका होता है? ये इसकी बनावट की नाजुकता और सुंदरता दोनों को एक साथ दिखाता है। निश्चित रूप से। और इसे बनाने की जो प्रक्रिया है, फिर इसे नमी से बचाने की कला, ये सब उस ज्ञान का हिस्सा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। मांदल हमें याद दिलाता है कि संगीत सिर्फ सुरों में नहीं, बल्कि उसे बनाने वाले पदार्थ और उसे सहेजने की कला में भी बसता है। मिट्टी से अब हम धातु और चमड़े के एक जोरदार संगम की ओर बढ़ते हैं। नगाड़ा, ये नाम तो हम सबने सुना है। एक बड़ी सी कुंडी जिस पर भैंस की खाल चढ़ी होती है। हाँ, और इसकी आवाज जितनी बड़ी है ना, इसका इस्तेमाल भी उतना ही भव्य है। स्रोत बताते हैं कि ये नौटंकी और रामलीला जैसे लोक प्रदर्शनों में तो बचता ही है, पर इसका इस्तेमाल युद्ध के मैदान में भी होता था। इसकी गूंज माहौल में एक तनाव, एक ऊर्जा भर देती थी। युद्ध का मैदान, ये दिलचस्प है। तो क्या इसकी आवाज का मकसद सिर्फ शोर मचाना या जोश भरना था, या इसमें कोई लय, कोई कोड भी होता था जिससे सेना को संदेश दिए जाते थे? क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं? और इसी से जुड़ा एक और वादे है, नौबत। हाँ, ये भी नगाड़े जैसा ही बताया गया है। यह नगाड़े का ही एक रूप है, लेकिन इसका जो संदर्भ है वो ज्यादा शाही और धार्मिक है। इसकी आवाज ज्यादा गंभीर होती है और इसे मंदिरों या महलों के मुख्य द्वार पर बजाया जाता था। यह सिर्फ संगीत नहीं था, ये एक घोषणा थी। अच्छा। राजा के आने की या आरती के समय की। ये शक्ति और आस्था का प्रतीक था। इन बड़े और दमदार वाद्य यंत्रों से अब हम कुछ ऐसे साजों पर आते हैं जो शायद हाथ में लेके बजाए जाते होंगे, जैसे चंग या डप। स्रोत कहते हैं कि ये लकड़ी के गोल घेरे पर बकरे की खाल मड़कर बनता है। काफी सीधा साधा लगता है। और इसी सादगी में इसकी खूबसूरती है। ये होली के त्योहार का एक अभिन्न अंग है। और इसी का एक छोटा, ज्यादा सुरीला रूप है खंजीरी, जो आम की लकड़ी से बनती है। देखिए कैसे बस आकार और थोड़ी सी सामग्री बदलने से एक ही परिवार के दो अलग अलग वाद्य बन जाते हैं, जिनकी ध्वनि और भूमिका दोनों अलग हैं। और कुछ वाद्य तो किसी खास कहानी या अनुष्ठान से इतने गहरे जुड़े हैं कि उनके बिना वो अधूरे हैं, जैसे माठ। स्रोत बताते हैं कि इसे सिर्फ पाबूजी के पवाड़े यानी उनकी वीर गाथा गाते समय ही इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे संगीत, कहानी और आस्था एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। यहाँ माठ सिर्फ ताल देने वाला यंत्र नहीं है, ये पाबूजी की कहानी का एक किरदार बन जाता है। उसकी आवाज उस कथा को जीवंत कर देती है। इस सूची में कुछ और नाम भी हैं जिनका विवरण ज्यादा नहीं है, जैसे ढक, जिसे बस बड़ा डमरू कहा गया है। और फिर एक साथ कुछ नाम आते हैं, धोंसा, ताशा, दमामा, कुंडी। इन नामों को धोंसा, ताशा, दमामा एक साथ देखना दिलचस्प है। इनके नामों में ही एक वजन और गूंज है ना? स्रोत भले ही ज्यादा विवरण ना दें, पर ये नाम हमें इशारा करते हैं कि ये शायद बड़े खुले मैदानों या युद्ध से जुड़े वाद्य यंत्र रहे होंगे, जिनका मकसद ऐलान करना था, मनोरंजन नहीं। ये नाम खुद अपनी कहानी कह रहे हैं। तो अब तक हमने चमड़े पर पड़ने वाली थाप से पैदा होने वाली ध्वनियों को समझा, लेकिन संगीत तब क्या रूप लेता है जब आवाज किसी खाल से नहीं, बल्कि खुद उस चीज के शरीर से निकलती है जिससे वो बनी है। ये हमें हमारी दूसरी श्रेणी, घन वाद्य यंत्रों की ओर ले जाता है। हाँ, ये वो वाद्य हैं जो धातु के बने हैं और आपस में टकराकर या जिन पर चोट करके ध्वनि पैदा की जाती है। और इस श्रेणी में शायद सबसे जाना पहचाना नाम है मंजीरा, पीतल और कांसे का बना एक गोलाकार वाद्य। और इसका सबसे आकर्षक इस्तेमाल तो 13 ताली नृत्य में होता है, जैसा कि स्रोत बताते हैं। एक ही कलाकार अपने शरीर पर 13 मंजीरे बांधकर उन्हें बजाता है। ये तो संगीत और नृत्य का ऐसा संगम है जहां कलाकार खुद एक वाद्य यंत्र बन जाता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि लय सिर्फ हाथों में नहीं, पूरे शरीर में बस सकती है। और अगर मंजीरा इस परिवार का नाजुक सदस्य है, तो इसका बड़ा और दमदार भाई है झांझ। ये मंजीरे का ही बड़ा रूप है, जिसका व्यास लगभग 1 फुट तक हो सकता है। आकार के इस फर्क से आवाज में कितना ज्यादा अंतर आ जाता होगा। बहुत ज्यादा। जहां मंजीरे की आवाज पतली और खनकदार होती है, वहीं झांझ की आवाज गूंजती है, फैलती है। इसीलिए इसका इस्तेमाल शेखावाटी क्षेत्र के कच्ची घोड़ी जैसे ओजपूर्ण नृत्य में होता है, जहां माहौल में एक वीरता और ऊर्जा भरनी होती है। अगला वाद्य तो अपने नाम में ही अपना काम बताता है, खड़ताल या करताल। कर यानी हाथ और ताल यानी लय। लकड़ी के 2 टुकड़ों के बीच पीतल की छोटी छोटी तश्तरियां। और इसकी खनकती आवाज भक्ति संगीत और लोक गायन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये एक सरल लेकिन बहुत प्रभावी उपकरण है,
जो मुख्य गायक को एक स्थिर लय बनाए रखने में मदद करता है। यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। कुछ वाद्य यंत्र बनाए नहीं जाते, बल्कि रोजमर्रा की चीजों को ही वाद्य यंत्र बना लिया जाता है। जैसे थाली। स्रोत कहते हैं कि कांसे की थाली को कालबेलिया, भील और बहेलिया बजाते हैं, और खासकर चरी नृत्य में इसका इस्तेमाल होता है। ये लोक संगीत की आत्मा को दिखाता है, रचनात्मकता और संसाधनों का बेहतरीन उपयोग। जो उपलब्ध है उसी में संगीत खोज लेना। हाँ, लेकिन क्या इससे उस वाद्य यंत्र की गंभीरता कम नहीं हो जाती? मतलब क्या एक थाली या आगे आने वाले चिमटे को कभी पखावज जैसा ही सम्मान मिल पाता है, या उन्हें हमेशा जुगाड़ या लोक संगीत की सरल चीज ही माना जाता है? ये बहुत गहरा सवाल है। शास्त्रीय दृष्टिकोण से शायद उन्हें वो दर्जा ना मिले, लेकिन लोक परंपरा में उनका सम्मान कम नहीं है। उनकी अहमियत इस बात में है कि वो संगीत को महलों और मंचों से निकालकर आम आदमी के घर तक ले आते हैं। और इसी कड़ी में अगला नाम है घंटा या घड़ियाल। ये तो हम सबके लिए बहुत जाना पहचाना है। मंदिरों में पीतल या दूसरी धातु से बना घंटा और उसका छोटा रूप घंटी। इसका महत्व संगीत से कहीं ज्यादा आध्यात्मिक है। इसकी ध्वनि को पवित्र माना जाता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर वातावरण को शुद्ध करती है। यह सिर्फ एक वाद्य नहीं, बल्कि एक धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा है। और इसी तरह चिमटा भी है, रसोई का एक और सामान जो भलन कीर्तन का हिस्सा बन गया। हाँ, और कलाकार इसे दाहिने हाथ की उंगलियों से बजाकर एक अद्भुत लय पैदा करते हैं। यह फिर से सरलता और आध्यात्मिकता का एक सुंदर संगम है। ईश्वर को याद करने के लिए किसी महंगे साज की जरूरत नहीं, एक चिमटा भी काफी है। भरनी। स्रोत कहते हैं कि इसका प्रयोग अलवर, भरतपुर क्षेत्र में सांप के कांटे का इलाज करते समय लोक देवताओं के यहाँ किया जाता है। ये तो अविश्वसनीय है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ध्वनि और विश्वास का रिश्ता कितना गहरा है। क्या यहाँ ध्वनि का कोई औषधीय प्रभाव है, या यह एक मनोवैज्ञानिक माध्यम है जो मरीज के विश्वास को मजबूत करता है और उसके शरीर को ठीक होने में मदद करता है? स्रोत हमें इसका जवाब नहीं देते, पर यह सवाल जरूर उठाते हैं कि संगीत सिर्फ कला नहीं, बल्कि एक जमाने में विज्ञान और चिकित्सा का भी हिस्सा था। यह ध्वनि से उपचार की एक प्राचीन अवधारणा की ओर इशारा करता है। ये तो सचमुच एक अलग ही दुनिया है। इसी तरह आज का हमारा टॉपिक था राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। और लोक वाद्य यंत्र को 4 भागों में बांटा गया था: तत्व वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र और अवनद वाद्य यंत्र और गण वाद्य यंत्र। तत्व वाद्य यंत्र के अंदर थे सारंगी, जो 2 प्रकार के होते हैं, सिंधी सारंगी और गुजरातन सारंगी, जो 7 तार होते हैं। मूल सारंगी में तारों की संख्या 27 होती है और सारंगी अधिकांशतः सागवान व केर की लकड़ी से बनाई जाती है। सारंगी के तार बकरे की आंत से निर्मित होते हैं। सारंगी को बजाने में प्रयुक्त गज में घोड़े की पूंछ के बालों का प्रयोग किया है और सारंगी जैसलमेर की लंगा जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। अब बात करते हैं एकतारा की। एकतारा में तारों की संख्या 2 होती है और ये वाद्य यंत्र एक हाथ से बजाया जाता है और एकतारा का संबंध नारजी से है। और कमायचा सारंगी जैसा ही एक वाद्य यंत्र है, जो मुख्यतः जैसलमेर बाड़मेर में मांगनेर जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। और कमायचा के प्रमुख कलाकार थे साकर खां। रावण हत्या, ये जो आद्य नारियल की कटोरी जैसा होता है और इसमें संख्या 9 होती है। बाबूजी की फड़ वाजते समय भोपे द्वारा रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है। जंतर वाद्य यंत्र में 2 तुम्बे होते हैं। जंतर वाद्य यंत्र में तुम्बों पर मगरमच्छ की खाल के 22 से पंखे लगते हैं और बगड़ावत के गुज्जर भोपे देवनारायण जी की फड़ वाजते समय जंतर का प्रयोग करते हैं।